हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे 26 सितंबर का शिफ्ट 2 का 26 क्या होता है सर 27 सितंबर का शिफ्ट 2 के एमसीक्यूज। जो बचे हुए 25 एमसीक्यूज है वो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। आई होप सो आप लोगों ने पार्ट 1 अच्छे से किया होगा, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत सारे करेक्शन थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रॉन्ग थे। आगे भी जो आगे वाले 25 क्वेश्चंस है उसमें भी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन शायद से रॉन्ग है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला टिक करोगे आगे बढ़ोगे। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो मैंने आपको हिंट दे दी कि आगे आगे आने वाले 25 क्वेश्चन में क्या क्या होगा। तो फटाफट शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बाकी अभी बकवास करते नहीं है, आपको मैंने बहुत ज्ञान दे दिया पहले ही। तो आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, फटाफट सॉल्व करते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बिना बोले तुम नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, लाइक भी करो। क्या हो जाता है भैया, करो। चलो ठीक है, कर दिया, मान लिया मैंने, कर लिया। ठीक है। अ वायर ऑफ लेंथ L is bent to form a circular coil of n number of turns placed in a magnetic field of induction B and current passing through I is passes through a maximum torque acting on the coil will be फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग ने किया था। हमें क्या बोला गया था, एक एल लेंथ का हमारे पास वायर है जिसको हम लोग ने कॉइल बना दिया है, सर्कुलर कॉइल, एन नंबर ऑफ टर्न्स में। उसको फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इसमें से हम लोग ने करंट पास किया आए। तो जब भी करंट पास कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर कुछ टॉर्क एक्ट होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा वो हमें बताना है। तो इस डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा फॉर्मूला है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। कैसे सर? ये रहा सोल्यूशन। वायर का लेंथ कितना होता है, ये देखो, ये वायर है एल लेंथ का, इसको सर्कल में किया है तो सर्कल का लेंथ कितना हो जाता है 2πr, जिसको आप लोग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बोलते हो। कितने नंबर्स ऑफ टर्न्स में ये किया है, कन्वर्ट किया है, एन नंबर ऑफ टर्न्स में किया है, तो लेंथ किसके बराबर होगी, 2πr इंटू एन के बराबर होगी। अब यहाँ से आर निकाल लिया, आर के बाद एरिया निकाल लिया। एरिया कितना होगा इस कॉइल का, एरिया में हम लोग ने निकाल लिया। क्यों निकाल रहे हैं सब? मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए। एक बार मैग्नेटिक मूवमेंट निकल गया क्योंकि वो हमें लगेगा टॉर्क निकालने के लिए। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग देख लो, मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये हम लोग ने यहाँ पर रखा वैल्यूज, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये सेम क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया है। अगर तो नहीं किया है, नहीं देखा है, तो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्टेप वाइज। पहले लेंथ को कन्वर्ट किया, आर का निकाल लिया, आर की वैल्यू से एरिया कैलकुलेट किया, आर की यहाँ पर रखा, सब स्क्वायर है, ये मिल गया मुझे टोटल वैल्यू। फिर उसके बाद में मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है एन आई ए, वेर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट, ए इज द एरिया। तो यहाँ पर रखा वैल्यू आई, ये देखा हम लोग ने, ए कैन कैंसिल हो गया, एम मिल गया। फिर टॉर्क का फॉर्मूला देखा, एम बी होता है, मैक्सिमम टॉर्क निकालना है अपने को। तो यहाँ पर सिर्फ ये बी है और ये एम रख दिया, फॉर्मूला आ गया, खत्म। इतना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला है, अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 4 मीटर लॉन्ग एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 3 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द एंड्स EMF of the cell which balances against the length is 100 centimeter of the potentiometer wire is। अच्छा, 100 सेंटीमीटर है, 4 मीटर लॉन्ग अपना क्या है, वायर है, 1 2 3 4 मीटर है। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड के बीच में। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट का है। EMF ऑफ सेल विच इज बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर के बाद आपको बताना है कि इस टाइम पे पोटेंशियल EMF कितना होगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मान लो अगर यहाँ पर 4 वोल्ट होता, 3 की जगह पे अगर 4 होता तो आंसर क्या आता, एक मीटर में 1 वोल्ट आता, दूसरे मीटर में दूसरा वोल्ट आता, तीसरे मीटर में 3 वोल्ट होता, चौथे मीटर में 4 वोल्ट होता, क्योंकि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। इसी रिलेशन से आप लोग इसको फटाक से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आना चाहिए कि वो 1 से कम हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों को लेंथ दी है, बैलेंसिंग लेंथ, आपको सिर्फ ई फाइंड आउट करना है। तो आप लोग बेसिकली यूज कर सकते हो ई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एल, एल दिया है, के निकाल सकते हो आप लोग, ई आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन क्या है, पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट, वही आप लोग के निकालोगे, वी दिया है, एल दिया है, ये मिल गया आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अभी EMF निकालना है तो V बाय एल, के इंटू एल होता है, तो के अपने को मिल गया है, एल बोला है 1 मीटर लिया है, मतलब ये 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आंसर आ गया ये, खत्म। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज D, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डिस्टेंस क्या है, D है, एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, इसका एरिया A है, इसका एरिया A है। When a slab of material of dielectric constant K and thickness T, where T is less than D, तो हम लोग ने क्या किया, एक स्लैब डाल दिया इसमें जिसका थिकनेस कितना है, T है।
तो आपको पता है ये आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्वेश्चन है, इज इंसर्टेड बिटवीन दी प्लेट्स कैपेसिटेंस बिकम्स, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो विदाउट कैपेसिटर वाला फॉर्मूला पता होगा आपको, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ऐसा कुछ फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है। तो अभी सिर्फ एक थिकनेस ऐड हो गई, तो उसकी वजह से अपना क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, वो आपको बताना है। अभी अगर आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला याद होगा तभी आपको इसमें राइट आंसर मिलेगा, और अगर एग्जैक्ट थोड़ा भी अगर प्लस माइनस अगर आपको याद नहीं है तो आपका फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या किया, इसमें से टी को कॉमन निकाल लिया, टी को कॉमन निकाल लिया, फिर बाद में आपका फॉर्मूला बनता है। तो देखो ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि 2D हम लोग ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। अभी ये प्लस प्लस हो सकता है, ये प्लस माइनस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मुझे यहाँ जहाँ तक मुझे पता है कि दोनों साइड से सेम साइन थी, या तो प्लस प्लस हो गया तो माइनस माइनस हो गया, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि वो माइनस साइन थी, तो मैं जहाँ तक सी टिक करके आगे बढ़ूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊँ तो ये क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस, अभी इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा टी, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टी अपॉन के। तो ऐसा कुछ अपने पास फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला है, आप लोग देख सकते हो। अब मुझे बताना यही है ना फार्मूला, कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके क्या बोला गया है, अ मास x ग्राम is suspended from a light spring. The spring is pulled in downward direction and released so that mass performs SHM of period t. If the mass is increased to y grams, the period becomes this, the ratio of y by x. Okay, mass का रेशियो चाहिए हमको, इनडायरेक्टली हमें मास का रेशियो चाहिए। ओके तो इसको आप लोग सिंपल सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसको पुल किया जा रहा है डाउनवर्ड्स, स्प्रिंग इज पुल्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको वैल्यू क्या दिया है, ये एक्स ग्राम का है। जब इसको आप लोग ने नीचे लाके छोड़ दिया तो ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसका टाइम पीरियड कितना है, टी है। फिर इसी के बाद इस मास को चेंज करके वाई कर दिया, क्या कर दिया, वाई कर दिया, और उस टाइम पे पीरियड कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। तो आपको इन दो मासेस का रेशियो बताना है, मासेस का क्या करना है, रेशियो बताना है। तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड दिख रहा है, मासेस दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एसएचएम का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला यहाँ पर पुट करोगे, रेशियो लोगे, फिर बाद में आपको मासेस का रेशियो मिल पाएगा। और रेशियो क्या चाहिए, y बाय एक्स ही चाहिए, ये याद रखना। तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। दो कंडीशन दिए, एक एक इक्वेशन बनाओ, फिर उस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, तब जाके आपका आंसर बनेगा। कर लिया, नहीं किया वीडियो को पॉज, करो पॉज, वेरी गुड। चलो तो यहाँ पर देखो आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसा है सर, ये रहा सोल्यूशन। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है, ये अपना बेसिक फॉर्मूला, टी इज इक्वल्स टू 2π√m/k। ये पहला था। दूसरे में क्या बोला गया है, द मास इज इंक्रीज बाय वाई, मास को इंक्रीज किया वाई से, ठीक है। तो x प्लस वाई, पहले x तो था ही, उसके साथ अपने उसको y भी दे दिया, तो यहाँ पर x प्लस वाई आ गया। अभी ये दो इक्वेशन मिल गए, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, ये अपना डैश हो गया। तो यहाँ पर देखो जब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर आप लोग सॉल्व करोगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला गया, टाइम पीरियड ये दे दिया है हमको, टाइम पीरियड कितना है 4t/3। तो इसके बाद इक्वेट करो, फिर दोनों का स्क्वायर ले लो, ये रूट हट जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बाकी तो आपको आता ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तो सॉल्व होगा, नहीं तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। A toroid is a long coil of wire wounded over a circular core। अच्छा सर्कुलर कोर है, उसके ऊपर हमने क्या किया है, सर्कुलर कोर है, उसके ऊपर हम लोग ने टोराइड बनाया है। ओके, मेजर रेडियस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया रेडियस ऑफ टोराइड इज r and r। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मतलब l फॉर द टोराइड इज, मतलब हमें l निकालना। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें दो चीजें दी है, मेजर रेडियस एंड क्रॉस सेक्शनल रेडियस। तो ये क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो कोर का ये है वो स्मॉल r है, और इसका जो है वो r है। इसकी वजह से l का फॉर्मूला क्या बनता है वो है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आप लोग बुक खोल के देखोगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। इसमें क्या बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन यूनिफॉर्म, मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, और ये कंडीशन दे दी है कि जो आर है रेडियस है वो बहुत 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 बड़ा है कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन का रेडियस। म्यू नॉट इज दी परमिएबिलिटी फ्री स्पेस का, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग इसमें टिक कर सकते हो और आगे चल सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये डेरिवेशन क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें ज़्यादा पंचायत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आ गया। क्या बोला गया है, लेट GH एंड GD
with the acceleration due to gravity h height and above the surface and at the depth d below the earth surface respectively. If दोनों बराबर then the relation between h and d is स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कि जी एच जी डी ये दो दिया है, ये हाइट है मतलब अर्थ से ऊपर जा रहे हो तो जी का वैल्यू, अर्थ से अंदर आए थे जी का वैल्यू, ठीक है। अभी एच और डी के बीच में हमें रिलेशन बताना है। क्यों रिलेशन क्या है, हाफ रिलेशन होता है, डबल होता है, बराबर होता है या फिर 4 टाइम्स हो जाता है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। 1/4 हो जाता है। बताओ क्या आएगा, सिर्फ सुन रहे हो, बताओ क्या आएगा, आंसर बताओ, सिर्फ सुन रहे हो। हाँ सर बताएंगे अभी क्या है आंसर, बताओ तुम लोग, बताए नहीं सर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। कैसे सर, हाइट के लिए फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है, ये कंडीशन है कि जो आर की वैल्यू है बहुत बड़ी है कंपेयर टू एच, ये वाला फॉर्मूला बुक में दिया है, जाके देख लो, ये कंडीशन छोड़ दो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है ये। फिर उसके बाद में जी डी के लिए फॉर्मूला देखना कि जी का वैल्यू डी के साथ कैसे होता है, सीधा डेरिवेशन है, सीधे ये डेरिवेशन है कि जी की वैल्यू अगर ऊपर जाओगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू नीचे जाओगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू किसी लैटिट्यूड पे कितना होता है, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। तो बस इन दोनों इक्वेशन को करो डिवाइड, आपको मिल जाएगा, ये दोनों बराबर है, दोनों को इक्वेट करो, तो आप कैंसिल 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 करते जाओ, तो आपको डी बराबर 2h मिल जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन से ये क्या है, ये सर स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने ग्रेविटेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस क्वेश्चन से आप लोग टकराए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, तो इससे आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में। अरे सर इसका तो आंसर पता है, डी इजिकल्स टू 2h, टिक किया आगे बढ़े, विद इन 5 सेकंड टिक किया आगे बढ़े, 10 सेकंड में सॉल्व होकर आगे चल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस and mass this is moving in an electric field, the acceleration imparted to the charge is। अभी यहाँ पर सेम क्वेश्चन हम लोग ने किया था, लेकिन इसका टर्म्स क्वेश्चन उल्टा था। क्वेश्चन उल्टा मतलब चेंजेस क्या थे, यहाँ पर आपको पूछा गया था कि चार्ज का मैग्नीट्यूड q है, मास m होता है, तो अगर उसको अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, ये आप लोग ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। तो बस उस फॉर्मूला में आपको 3e 2m ये वैल्यू रखनी है और आपका इक्वेशन आ जाएगा। सच्ची बताना ये क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है, किया है, नहीं बोलने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, और सोल्यूशन देख लो ये है। फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कितना है 3, तो इसकी जगह पे 3e और e आ गया। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन फोर्स है, मास अपॉन फोर्स है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फोर्स का वैल्यू रख दिया, ये मास रख दिया, खत्म कहानी, ईजी सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी तुम लोग बोलोगे सर ये कहाँ से आया, जाओ काम, अभी इतना तो सर्च कर लो, मैं नहीं बता रहा हूँ इतना, चलो ठीक है आगे चलते हैं। ओके, ये सेम क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया पिछली बार भी, जब 26 वाले सितंबर वाले शिफ्ट में भी किया था ये क्वेश्चन सॉल्व। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर मर्क्यूरी ग्लास आर रिस्पेक्टिवली दिस, और सी जो कंडक्टिविटी है वो कॉपर की ज़्यादा है, फिर इसकी मर्क्यूरी की है, फिर ग्लास की है। If same quantity of heat is flow per second per unit area of each and the corresponding temperature gradient is this, तो हमें इसका ग्रेडियंट का ये बताना है, रिलेशन बताना है कि बराबर होगी, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, इसमें होगी कि इसमें होगी, ये हमें बताना है। तो बोलो क्या आएगा इसका रिलेशन, इसके लिए आपको बताना चाहिए फॉर्मूला, फिर उसके बाद में रिलेशन बताना चाहिए कि टेम्परेचर ग्रेडियंट और थर्मल कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या है। रिलेशन पता होगा तो उसमें आप लोग रिलेशन पुट कर सकते हो और फॉर्मूला निकाल सकते हो। मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, लेकिन आपको ये नोट डाउन करके रखना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कैसे सर, ये है, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये क्या है आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये रेशियो क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये अगर ये ज़्यादा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसका एक्सी क्या होगा, सबसे कम होगा, फिर इसका इससे ज़्यादा होगा, फिर उसका इससे ज़्यादा होगा। समझ में आ गया, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। इन अ 2 इनपुट लॉजिक गेट, एक लॉजिक गेट है इसमें 2 इनपुट दिया है, वन इज 1, इनपुट इज 1, अनदर इज 0, द आउटपुट इज 1, बट इवन इफ both the inputs are 0 0 the output is 1। तो ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें अगर ये सिस्टम दे रहे हो तो ये मिलेगा,
और ये भी दे रहे हो तो ये मिलेगा, मतलब ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, ट्रूथ टेबल बताना है। एक्स और का, नॉर का, फिर बाद में एंड का, नैंड का, किसका होता है बताओ। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करने की कोशिश करूँ तो मुझे सबसे पहले एंड का देख सकते हैं, एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, और में एडिशन होता है, नॉर उसका उल्टा हो जाएगा, और ऐड करके फिर उल्टा करना पड़ेगा। नैंड में भी सेम, नैंड मतलब नॉट प्लस एंड। तो आपको बेसिक 3 गेट्स पता होने चाहिए, और एंड, और कौन सा भैया, और कौन सा था यार, और हो गया, एंड हो गया, फिर इसके नॉट। यस, नॉट मतलब रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, अगर 1 दिया तो 0 मिलेगा, 0 दिया तो 1 मिलेगा। और में क्या होता है, एडिशन होता है, एंड में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। चलो, उल्टा तो नहीं बोल दिया ना मैंने, ठीक है। इसके साथ इसको मिला दो तो नॉर बन जाता है, इसके साथ इसको मिला दो तो नैंड बन जाता है, ठीक है। का ट्रूथ टेबल देखना है आपको, ट्रूथ टेबल में 1 0 देखो, 1 मिल रहा है, 0 0 दिया है तो भी 1 बन रहा है। तो ऐसा कौन सा गेट है, जहां तक मुझे पता है शायद से ये नैंड बनना चाहिए। यस, नैंड ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका नैंड। देखो यहाँ पर लिख के दिया है, नैंड गेट बोथ द इनपुट्स 1, आउटपुट इज 0, अदरवाइज ऑल द आउटपुट इज इक्वल टू 1। अगर इनपुट में आप लोगों ने 1 1 दिया तभी आपको आउटपुट मिलेगा। फिर अगर आप लोगों ने 0 0 दिया तो भी 1 मिलेगा, 1 0 दिया तो भी 1 मिलेगा, 0 1 दिया तो भी आपको 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके सर, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, एंगुलर सेपरेशन ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमम इन अ फ्राउन्सहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न इज मेजर्ड। ओके, एंगुलर सेपरेशन वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। The slit is illuminated by the light of wavelength 6000 angstrom. If the slit is illuminated by light of another wavelength, अच्छा, the angular separation decreases by 30 degree, 30%, sorry, wavelength of light is used is, तो क्या बोला गया है, ध्यान से समझो। ये एक स्लिट वाला एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन है। अभी पहले जो सोर्स था लाइट का, उससे आप लोग उस सोर्स को मान लो λ1 था, जो वैल्यू दिया है अपने को, उसके जैसे आपका कुछ वैल्यू बन रहा था, फ्राउन्सहोफर ये बन रहा था, डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा था। फिर उसके बाद में इस सोर्स को रिप्लेस कर दिया किसी अदर सोर्स से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो जिसका एंगुलर सेपरेशन 30% कम है इनिशियल वाले से। तो इसका ये λ2 कितना होगा, पहले वाले का 6000 था, तो अभी एंगुलर सेपरेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया तो क्या वो 6000 होगा, उससे कम हो जाएगा, उससे इतना हो जाएगा कि इतना हो जाएगा, ये आपको बताना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। ये एक आपको ध्यान में रखना है, ये एक गिवन डेटा है, बस 2 चीज़ें दी है, लैम्बडा का रिलेशन निकालना है, सॉल्व करना है। चलो, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका डी। कैसा आएगा सर, ये रहा सोल्यूशन, ये रहा आपका एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्रिज का सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे आया था, ये फॉर्मूला कुछ है अपना पास, ऐसा कुछ है ना, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा, ऐसे कुछ था ना, समथिंग लैम्बडा है। तो वही यहाँ पर आपको रिलेशन निकालना है कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर ये रिलेशन है तो आप लोग ये निकाल सकते हो दोनों का। इसमें से अपने को क्या क्या दिया गया है, इसमें से हमें ये दे दिया है एंगुलर डिक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से, 30% से, तो बचेगा कितना, थीटा 2 क्या बोला गया है, एंगुलर सेपरेशन सेकंड वाले के लिए इट इज 30% डिक्रीजेस। अगर 100% था तो कितना बचा, 70% ऑफ इनिशियल वैल्यू, 70% ऑफ इनिशियल वैल्यू, 70 मतलब 0.7। ये गिवन डेटा है, ये क्या है सर, गिवन डेटा, क्वेश्चन में दिया है कि 30% रिड्यूस हो गया है। तो बस ये θ1 θ2 इसका रिलेशन मुझे मिल गया, ये वैल्यू मिल गई मुझे, इसमें से एक वैल्यू मुझे दी गई है, तो मैं λ2 फाइंड आउट कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, अ बॉडी ऑफ मास m is tied to one end of the spring and wrinkled around in a horizontal circles, wrinkled है ना, ठीक है, जो भी है, with a constant angular speed the elongation in the spring is 1 centimeter if the angular velocity is double। ये important है, the elongation of the spring is this, okay, the original length of the spring is, बहुत ज़्यादा डेटा है, इसमें भी 2 कंडीशन है कि जब पहले एक बॉडी एक मास लगा था m का, ठीक है, इसको मान लो स्प्रिंग है, ठीक है, उसको क्या किएगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में डाला गया है, उसकी एंगुलर स्पीड हमें दी गई है, एलोंगेशन मतलब कितना लंबा खींच रहा है वो, 1 सेंटीमीटर खींच रहा है, फिर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दी, डबल कर दी, एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दी, तो एलोंगेशन कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी स्प्रिंग की, स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ कितनी है वो हमें बताना है।
ठीक है, तो इसमें भी 2 केसेस बनेंगे, 2 केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आंसर आएगा आपका। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे सर? ऐसे, इफ एक्स इज द एक्सटेंशन, तो ये अपने पास फॉर्मूला है, अपने को यहाँ पर एक्सटेंशन का यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है अपने को। ठीक है, पहला कंडीशन, ये पहला केस बन गया, यहाँ से ये दूसरा केस बन गया। ये L+1 क्या है? ये लेंथ ऑफ दी स्प्रिंग प्लस कितना एलोंगेशन हुआ था? 1 का एलोंगेशन हुआ था। ये L का लेंथ ऑफ द स्प्रिंग प्लस एलोंगेशन कितना हुआ? 5 का। 1 का एलोंगेशन, 5 का एलोंगेशन, इसलिए यहाँ पर ये ऐसे लिख के दिया है आपको। ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा नॉर्मल एंगुलर स्पीड था, यहाँ पर क्या गया? डबल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? डबल हो गया। बस इन दो इक्वेशन को लो, डिवाइड करो, बाकी कहानी तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। कर लोगे ना? पक्का? चलो, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो आपको प्यार से आंसर मिल जाएगा, एकदम इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रेयर्स बर्स्ट कांस्टेंट, जो भी है ये, द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी इज, ओके, मतलब सी का रिलेशन बताना है। ये आर सी होना चाहिए, ये आर सी होना चाहिए, आर इंटू सी, आर इंटू सी, आर नीचे सी नहीं, आर इंटू सी होना चाहिए। तो बोलो क्या आएगा? सीरीज लिमिट बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज का एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करो, एटॉमिक एटम, उसका कुछ फॉर्मूला मिल गया है अपने को, 1/λ इज इक्वल्स टू आर अंडर रूट 1/m² माइनस 1/n², n माइनस m जो भी है, इनर माइनस आउटर ऑर्बिट। ठीक है, ये इसमें रखना है वैल्यू बाल्मर सीरीज का और आपको आंसर निकालना है। तो आंसर देखो, ऑप्शन नंबर ए आएगा। कैसे सर? यस, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। लैम्बडा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमें रिलेशन पता है फ्रीक्वेंसी का और लैम्बडा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लैम्बडा की जगह पे क्या आ जाएगा? सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब ये डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। ये क्या है? इसको ऐसे लिखना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बस हो गया, इजी, ज़्यादा इसमें पंचायत नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, एमिटर करंट 16, बेस करंट 2, वैल्यू ऑफ अल्फा डीसी, अल्फा डीसी, बीटा डीसी रिस्पेक्टिवली इज। अल्फा भी निकालना है, बीटा भी निकालना है, बताओ क्या आएगा? पहले आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। फॉर्मूला है बीटा का IC/IB, अल्फा का है शायद से IC/IE। तो सबसे पहले आपको IC निकालना पड़ेगा। तो IC कैसे निकालते हो? IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। इसका मैंने लॉजिक पहले ही बता दिया है कि आपका एक ट्रांजिस्टर होता है जो 3 लेयर से बनता है। कितने लेयर से बनता है? 3। अब ये एग्जाम्पल मान लेते हैं NPN का, एक एमीटर, बेस, कलेक्टर। ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। तो मोस्ट करंट यहाँ से आता है एमीटर करंट, उसमें से थोड़ा सा करंट बेस में जाता है और थोड़ा सा करंट हमारा कलेक्टर में जाता है। तो यहाँ से ये इक्वेशन बना सकते हैं बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हमें पता है आई हमें दिया है, आई बी हमें दिया है, आई से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 16 - 2 इज इक्वल्स टू IC, तो कितना मिल जाएगा? 14। तो यहाँ पर रख के देखते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा? 7। तो 7 7 7 7, ये एक ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन है। फिर बाद में इसमें भी रख दो भैया, क्या है ये? 14 डिवाइडेड बाय IC कितना? 16। करो डिवाइड, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, 7/8। ऑप्शन सी टिक किया, आगे बढ़े। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यस यस यस, ठीक है। चलो, तो ये रहा आपके पास सोल्यूशन भी। यस, इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ट्रांजिस्टर के ऊपर आने वाले हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 2 पेयर ऑफ masses are situated at the opposite end of the wooden bar of length। एक 9 मीटर का ये है, फिर यहाँ पर 2 स्पेयर लगे हैं 2 kg 4 kg के। वेयर विल सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बी। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए, कहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास? 6 मीटर फ्रॉम 2 kg स्पेयर, 3 मीटर फ्रॉम 2 kg स्पेयर, 6 मीटर फ्रॉम 4 kg स्पेयर, 2 मीटर फ्रॉम 4 kg स्पेयर। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? अगर मान लो, इमेजिन करने की कोशिश करो, एक 2 एक 4 ज़्यादा भारी है, उसके बीच में 9 मीटर का लगाया, तो सेंटर में तो नहीं मिलेगा आपको, सेंटर पे तो नहीं मिलेगा सेंटर ऑफ मास। आपको क्या मिलेगा? आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरफ मिलेगा आपको, इस तरफ उंगली रखोगे क्योंकि हैवी साइड है ना, और ये कम हैवी है। तो ये अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ये तो नीचे गिर जाएगा, तो मुझे टूवर्ड्स 4 kg जाना पड़ेगा, मुझे टूवर्ड्स 4 kg जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ ना। तो कितना डिस्टेंस है ये हमें बताना है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है,
अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस प्लस मास इंटू डिस्टेंस प्लस मास इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सारे मासेस का एडिशन। ये ऐसा कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का। तो बस इसमें वैल्यूज डालो, दोनों मासेस दिया है, डिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पहला डिस्टेंस कुछ नहीं पता, रेडियस 0 डालो, सेकंड डिस्टेंस 9 डालो, सॉल्व करके देखो आ रहा है क्या। मासेस दे दिया 2 + 4 6 कर दो, तो आपका सोल्यूशन आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका बी। कैसा आया, ये रहा सोल्यूशन। देखो ये मास इंटू ए डिस्टेंस, ये मास इंटू ए 9 क्या है, अच्छा ये डिस्टेंस है और ये मास है, ठीक है, वही आ गया, और ये मास ऐड होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 ही मिलेगा, 9 4 ज़ा 36 मिला, 6 डाला डिवाइड किया, 1 ज़ा 6 ज़ा खत्म। 6 मीटर, 6 मीटर कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 6 मीटर दो स्पेयर से दूर रहना चाहिए। फ्रॉम 2 kg से हमें टूवर्ड्स 4 kg की तरफ जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी यूज़ करना है और थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन भी यूज़ करना है। अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे सी वाला, तो इसका मतलब क्या है कि 4 kg से आप लोग इस तरफ बैलेंस कर रहे हो, तो भैया ये भारी है तो ये इस साइड गिरेगा, तो आपको इस तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा समझ लो, मास का सेंटर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। मिनिमम इज ऑब्टेन्ड व्हेन फेज डिफरेंस ऑफ द सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव इज वेयर एन इज 1 2 3 4 5। तो हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये। फेज डिफरेंस मिनिमम कब होता है, तो बताओ कब होता है। डायरेक्ट इक्वेशन है, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक खोलना पड़ेगा, इक्वेशन देखना पड़ेगा आपको। आंसर है बी करेक्ट, ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। हो नेक्स्ट, ओ माय गॉड इतना बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ स्फेरिकल सॉलिड बॉल ऑफ वॉल्यूम v is made up of material of density ρ1 if it is falling through a liquid of density this, assume that the liquid applies a viscous force on the ball that proportional to the square of the speed, that is ये vt है ना, इसको लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये विस्कस फार्मूला दे दिया है, वेयर k is greater than 0 then the terminal velocity, terminal speed of the ball is। तो यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 2 टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक स्पेरिकल बॉल है जिसका वॉल्यूम है v, इट इज़ मेड अप ऑफ, जो उसका डेंसिटी होगा ρ1 होगा, वो एक विस्कस मीडियम में ये कर रहा है, नीचे गिर रहा है, फॉल कर रहा है, जिसका डेंसिटी कितना है ρ2 है। तो डेंसिटी ऑफ दिस, जो जिसमें गिर रहा है ना लिक्विड में, उसका डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ दैट बॉल, सॉलिड बॉल, ठीक है। तो आपको बताना है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा, तो बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। यस ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्या होगा इसमें भी, ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। कैसे सर, देखो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैसे, ये रहा सोल्यूशन। व्हेन द बॉल इज मूविंग विद द टर्मिनल वेलोसिटी इट्स वेट इज बैलेंस बाय द अपथ्रस्ट एंड द विस्कस फोर्स। तो ये तो आपको पता ही है, जब आपने अगर टर्मिनल वेलोसिटी किया होगा तो इसमें आपको पता है कि अगर एक बॉल नीचे गिर रहा है तो एक वेट की वजह से नीचे की तरफ गिरा है, लेकिन इसको बैलेंस करने वाला कौन कौन है, ऊपर अपथ्रस्ट लगता है, विस्कस फोर्स लगता है। नहीं तो क्या होता, अगर ये नहीं लगते तो क्या होता, बारिश की बूंद जो ऊपर से नीचे गिरती है, इतनी स्पीड हो जाती है उसके पास कि वो गिरती, आपका घर का पतरा तोड़ती, बिल्डिंग का छत तोड़ देता, कुछ भी होता, और आपके सर पे गिर के आप लोग मर जाते। ये भी हो सकता था अगर ये अपथ्रस्ट फोर्स, विस्कस फोर्स नहीं लगती तो टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है, जब आपकी वेलोसिटी एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। बारिश की बूंद आके आपको घायल करती है क्या, नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर यही हाल है, तो ये आपको करना है, ये बेसिक इक्वेशन है, आप थ्रस्ट का लगा दिया, विस्कस फोर्स का लगा दिया, वेट का लगा दिया, एम जी एम जी एम जी एम जी, एम की जगह पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा है, बस कॉमन आउट निकाला है, आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो, ईजी, कोई इसमें ज़्यादा पंचायत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। इन मोस्ट लिक्विड व्हेन द राइज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज, टेम्परेचर राइज किया, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया, खत्म कहानी, डिक्रीज किया, खत्म। ये आपको सरफेस टेंशन इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, इम्प्योरिटी मिलाते हो, टेम्परेचर राइज कर रहे हो, और क्या करते हो, डिटर्जेंट मिलाते हो, तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इफेक्ट्स पढ़ लो जाके सरफेस टेंशन। वैसे ही आप लोग को एंगल ऑफ कांटेक्ट का भी इफेक्ट्स पढ़ना है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कम ज़्यादा कैसे हो सकता है, कौन कौन उसको इफेक्ट कर सकता है। तो सरफेस इफेक्ट कर सकती है, जो दो सरफेसेस होती है, तो ये जाके कहानी पढ़ लेना एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉल्व कर सकते हो वैसे भी आप लोग। अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग, ये इनकम्प्लीट वैल्यू दिया है, ये वैल्यू कंप्लीट नहीं दिया है। अभी ये कुछ भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अक्रॉस इंडक्टर इज एंड कैपेसिटर इज दिस वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज, मतलब आपके पास एक एलसीआर सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा है। अभी आपको बोला गया कि इसके अक्रॉस में वोल्टेज जो है वो है 90, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो है 60, इसके अक्रॉस में वोल्टेज है, आंसर आएगा 40। तो टोटल कितना होगा, 90, 60, 150, 40, 190, 190 हो गया ना, कितना हो गया ये, 150 और 190, 190 वोल्टेज होगा, क्योंकि टोटल वोल्टेज बराबर होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, तो जितना दे रहे हो। आंसर इसका 40 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 40 लिखा है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ये क्या है मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैंने इसका क्वेश्चन सर्च करने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। अगर किसी को मिलता है तो आप लोग कमेंट कर दो, तो ये भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ पंचायत नहीं है। इसमें ओम्स लॉ लगाना है, रजिस्टर के अक्रॉस कितना होता है, आई इंटू आर, इसके अक्रॉस कितना होता है, आई इंटू एक्सएल, इसके अक्रॉस में कितना होता है, आई इंटू एक्ससी, ये लगाना है। वोल्टेज अक्रॉस यहाँ पर मिल जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस यहाँ पर मिल जाएगा, ये सी आएगा सॉरी, और वोल्टेज अक्रॉस ये मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें पंचायत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, okay, if the radius of each surface is changed from 5 centimeter to 6, then the power is ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स। चलो आंसर आएगा इसका डी। कैसे आएगा सर, ये रहा सोल्यूशन, सोल्यूशन देख लो, ये है पावर का फार्मूला, ये है पावर का फार्मूला, उसमें आर क्या है, रेडियस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। आप लोग यहाँ पर सारे वैल्यूज देख सकते हो, रख सकते हो, तो पावर का एक फार्मूला बन जाएगा, उसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू जो आपको दिया है 5, 6, ये आप लोग डालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालो, पहले कंडीशन में ओके 5 डाला, दूसरे कंडीशन में 6 डाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, बस फिर पावर कैलकुलेट कर लिया, हो जाएगा कहानी। आपको चेंज निकालना है, चेंज निकाल लिया, ख़त्म। चलो तो ये एक बार ऑप्टिक्स देख लेना आप लोग, उसका एक क्वेश्चन है, सोल्यूशन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो लेट ई मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, इसके पास कितनी होती है, एच टाइम्स ऑफ न्यू, है ना। तो इसके बाद में इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्बडा पी ऑफ द फोटोन इज ट्वाइस दैट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ लैम्बडा ई, तो लैम्बडा पी इज ट्वाइस ऑफ लैम्बडा ई, देन ई पी अपॉन ई। इस टाइप का क्वेश्चन शायद से सॉल्व किया है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया है, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है वो बताना है, फोटोन के लिए तो आपको पता ही है, यहाँ पर इसको एच सी अपॉन लैम्बडा लिख सकते हो, तो ये आपके पास मिल गया है, ये पी हो गया। आप लोग को सेम ई के लिए बनाना है, तो आपको मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ, आंसर दिखा देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लो। ऑप्शन बी करेक्ट है, कैसे, ये रहा। फोटोन के लिए तो ईजी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन की कहानी, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो यहाँ पर लगा लो, पी की जगह पे अपन एच अपॉन लैम्बडा रख सकते हैं, एच अपॉन लैम्बडा रखा, स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और बस ये हमें मिल गया इक्वेशन। दोनों को डिवाइड करो, कैंसिलेशन होगा, ये गया, ये गया, ये गया, ये मर गया, एक ये मर गया, ये मर गया, एच सी अपॉन एच सी लैम्बडा बचा, एक एच बचा, और कुछ बचा है क्या। सी का वैल्यू हमें बोला है कि सी क्या है, स्पीड c/100 है, तो वहाँ पर ये c/100 रख दिया, और सारे वैल्यूज दिए है, बस सॉल्व करो, हो गया कहानी, ठीक है। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या क्या चाहिए इसमें अपने को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को रेशियो में ले लो, कटिंग पुटिंग करो, हमें रिलेशन में ये दे दिया है कि एच पी इज ट्वाइस ऑफ एच ई, ये रखो ताकि आपका लैम्बडा ई कैंसिल हो जाए, ठीक है। बाकी आपका आंसर आएगा 10 की पावर 2 या फिर 100, तो आप लोग ये चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 46 क्वेश्चन। ओके फिर से आ गया कहानी आपका, क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L1 एंड ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L2 कंटेन डायटोमिक गैसेस of density this and this respectively. The compressibility of the gases are the same in both the pipes which are vibrating in the first overtone.
ये वाला हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया है कि फर्स्ट ओवरटोन ओपन के लिए क्या है, क्लोज के लिए क्या है। इसके लिए क्या आ जाता है 2 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा सॉरी वी बाय 2l, और इसके लिए क्या आ जाता है क्या था वी बाय 4 लैम्बडा। ठीक है, फिर से अपन इसका देख लेंगे कौन सा, विद द सेम फ्रीक्वेंसी द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप इज, लेंथ बताना है। तो ये देखो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ फटाक से। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सोल्यूशन है ये। फर्स्ट ओवरटोन क्लोज पाइप के लिए कितना होगा, इतना होगा। सेकेंड ओपन पाइप के लिए कितना होगा, इतना होगा। अभी ये कैसे आया सर, ओपन पाइप का फॉर्मूला क्या है, जाके पहला वीडियो देखा होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से आता है, n टाइम्स ऑफ v अपॉन 2l। और अभी फर्स्ट ओवरटोन कब होता है, सेकेंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन होता है, सेकेंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन होता है। तो यहाँ पर n की जगह पे 2 रखोगे तो 2 से 2 मर गया, तो ये फॉर्मूला मिल गया। क्लोज पाइप के लिए क्या आता है, क्लोज पाइप का फर्स्ट ओवरटोन कब होता है, क्लोज पाइप में याद रखना कि ऑड हार्मोनिक्स होती है 1 3 5 7। तो फर्स्ट हार्मोनिक ये फंडामेंटल हो गई, तो फर्स्ट ओवरटोन कहाँ पर होता है, थर्ड हार्मोनिक में होता है। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज पाइप के लिए फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है n v अपॉन 4l, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ये फॉर्मूला मिल गया आपको। ये रिलेशन पता है, रिलेशन क्या है, ये रिलेशन आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, दोनों इक्वल इक्वल कर दोगे, मल्टी ये करोगे, कटिंग पुटिंग करोगे, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। अभी क्या बोला गया, स्पीड ऑफ द साउंड इन द गैस इज गिवन बाय, स्पीड ऑफ द गैस ये निकालना है आपको, स्पीड ऑफ द गैस बोल रहा हूँ, स्पीड ऑफ द साउंड इन द गैस ये आपके पास दिया है प्रेशर डेंसिटी के टर्म्स में। तो यहाँ पर आप लोग देख लो आराम से, और इसकी जगह पे v2/v1 की जगह पे आप लोग √2/ρ1 लिख सकते हो, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और यही चीज़ आपको लिख के दी है, 4/3 हर जगह पे 4/3 है। यहाँ पर लेंथ नहीं है तो ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, इन दोनों में से आपको प्रॉब्लम होगा। तो अब ध्यान से देखना है ऊपर क्या है नीचे क्या है, इसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन पता होगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, frequency of the stretch uniform wire of length L under tension is in resonance with the fundamental frequency of air column in a closed pipe of the same length. Okay, if the tension in the wire is increased by 8 Newton in the resonance with the first overtone of the same closed pipe, then the initial tension in the wire is। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं, टेंशन निकालना है। क्लोज पाइप का थोड़ा सा कहानी लगेगा आपको, ठीक है, कुछ इक्वेशंस लगेंगे, ये आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे सॉल्व किया सर, ये देखो। तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला है, सबसे पहले स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रिंग वाले का फॉर्मूला क्या था, n = 1/2l √T/m। क्लोज पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वो था v/4l, बराबर है। दोनों क्या है, रेजोनेंस में है, मतलब दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो दोनों इक्वल कर दिए, पहला कंडीशन। दूसरा क्या बोला, ये फर्स्ट कंडीशन बन गई जब टेंशन टी था। फिर क्या बोला, टेंशन इज इंक्रीज बाय 8 न्यूटन, तो टेंशन इज इंक्रीज बाय 8 न्यूटन, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। कब होगा वो, फर्स्ट ओवरटोन के टाइम पे, कब होगा वो, फर्स्ट ओवरटोन के टाइम पे, इसलिए यहाँ पर ये 3 आ गया और यहाँ पर कुछ नहीं है। ये आपका बन गया सेकंड कंडीशन। बस फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को यूज करो, बाकी तो आपको आता ही है। ठीक है, अभी क्या करोगे, रूट हटाना है, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो ये हट गया, ये हट गया, ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो टी प्लस, अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 8 + t + 8/m = ये 9 हो जाएगा इंटू t/m। तो अभी इसको आप लोग को सॉल्व करना है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। m से m तो ऐसे ही मर जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, t + 8 = 9 इंटू t को नीचे लेके चले जाओ, सॉल्व करो, देखो क्या होता है। ये देखो, ये मैंने यहाँ तक इक्वेशन बना के दे दिया है। बस अभी क्या करना है, ये यहाँ पर 80 है, इसको यहाँ पर भेज दो, ये 90 है। 8 = 90 - t, तो कितना हो गया 8t, यहाँ पर भी 8t, तो t कितना हो गया 1। ऐसे सॉल्व किया है और कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने का। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Assuming the expression for the pressure exerted by the gas is shown that pressure is 2/3 of the kinetic energy per unit volume, 1/3 of the kinetic energy per unit volume, 1/3 3/4 kinetic energy per volume, 3/2। अभी ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं आप लोग इसको। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। सॉरी, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कैसे सर, ये रिलेशन सबको पता है, हाँ या ना बोलो। ठीक है, अब इसमें क्या किया,
इसको काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट करना था अपने को, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपने डेरिवेशन में ऑलरेडी किया है। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा होगा, केटीजी का वन शॉट देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे टाइप के काइनेटिक एनर्जी लिख के दिया है। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, वो मैंने सब लिख के दिया है। तो आपको ये ऑलरेडी इसका आंसर पता होना चाहिए। आप लोग टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, 10 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी तुम्हारे बुक में दिया है, मैंने आपको कराया है, जाके वन शॉट देखना, काइनेटिक एनर्जी वाली कहानी। यस, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहानी। ओके, इन एन आइडियल गैस गामा दे दिया है इज एक्सपांडेड एडियाबेटिकली, हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपांडेड टू रिड्यूस RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल 2 टाइम्स। तुम्हें स्पीड रिड्यूस करनी है मॉलिक्यूल की 2 टाइम्स में, तुम्हें कितना गैस को एक्सपांड करना पड़ेगा ताकि स्पीड कम हो जाए। तो बताओ कितना करना पड़ेगा। आंसर इज 16 टाइम। कैसे सर, ये रहा सोल्यूशन। तो आपको RMS वैल्यू और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। ये रिलेशन यूज करके आप लोग यहाँ पर कहानी देख सकते हो। आप लोग को यहाँ पर स्पीड दे दी गई है कि पहले वाले की स्पीड अगर 1 पकड़ा तो दूसरे वाले की स्पीड क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। यहाँ से आप लोग टेंशन का इक्वेशन निकाल सकते हो, टेंशन का रेशियो निकाल लिया। एडियाबेटिक एक्सपेंशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ से आप लोग ये वैल्यू रखोगे। ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी किया है, देख रहे हो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन शिफ्ट वाइज भी रिपीट हो रहे, इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। गामा का वैल्यू दिया, सब्स्टिट्यूट करो तो आपको यहाँ पर रिलेशन भी मिल जाएगा बहुत ही ईजीली। ठीक है, ये 0.5 मतलब ये हाफ होता है। ठीक है, हाफ मतलब ये रूट होता है, हाफ मतलब ये क्या होता है, ये रूट होता है। तो रूट को हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। कुछ बच्चे यहाँ पर परेशान हो जाएंगे, सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, इसका मतलब हाफ होता है, हाफ का मतलब रूट होता है। तो इनडायरेक्टली ये क्या दिया है, रूट ऑफ V2/V1। रूट को हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16। इजी। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। A particle of mass m and charge this is moving around a very heavy particle having a charge of q. If the Bohr's model is to be applied, then the magnitude of orbital velocity of m when it is nearest the heavy particle will be. अच्छा, इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी बताओ। क्या बोला गया, एक पार्टिकल है m मास का जिसका चार्ज क्या है -3q, मूव कर रहा है एक हैवी पार्टिकल के अराउंड में। अगर बोर्स मॉडल यूज किया, ठीक है, अप्लाइड किया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी बतानी है m मास की। क्या बतानी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो बताओ जल्दी। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कैसा सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हम लोग ने ऑलरेडी किया है। वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, 3 आपको पॉस्टुलेट्स पता होना चाहिए। इसके लिए आप लोग मेरा जाके वन शॉट देख सकते हो, डुअल नेचर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जाके इज्जत से देख लो ये लेक्चर्स। बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको डिटेल में एक चैप्टर समझाया है, जाके देख लो, आपको उससे भी बहुत हेल्प होगी। ये फार्मूला पता होगा तो इसमें आपको वैल्यू रखनी है। ये आ गई जेड की वैल्यू 3 और क्या आ गई, यहाँ पर ये 1 आ गया। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला, खत्म। ये ई की जगह पे क्या है, क्यू रखना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मूला, यहाँ पर देखो लिखा भी है, वी कैन डिराइव द अबव इक्वेशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। हम डिराइव भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही ईजिली हम इन लोग ने इसको सॉल्व कर लिया। चलो, तो यहाँ पर ये हमारा खत्म होता है 25 MCQs, ये जल्दी खत्म हो गया वैसे। तो बस इस वीडियो को करते यहीं पे समाप्त। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञान लैब NCERT चैनल सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लेना, धमकी नहीं दे रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ, जाके करो। अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका नाम क्या है, ज्ञान लैब AP। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस आपके बहुत सारे MCQs, अंजलि मैम ने MCQs बहुत सारे अपलोड किए हैं। हर रोज आपको एक MCQs की वीडियो मिलेगी नीट के लिए, जब तक नीट का एग्जाम होता है तब तक, मतलब वही 18, 19, 20 वीडियोस आपको मिल जाएंगे जब तक नीट हो रहा है तब तक। और बहुत सारे जो अपडेट्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मुझे पता है कर दिया होगा अभी तक। अपने फ्रेंड्स का शेयर भी कर दिया होगा, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर।